नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आका की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। कार्यक्रम वही है खास हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर जो हम लेकर आए हैं। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से अपने किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए ये खास कार्यक्रम हम लगातार सीरीज के तौर पर लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे किसान भाई अपने विशेषज्ञों से मिलते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट यानी एग्रोनॉमिस्ट से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ कई हमारे किसान चैंपियंस भी हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराते हैं और उनके खेतों में भी जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की बेहतरीन फसल उन्होंने की है, जानकारियां प्राप्त करके। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्रम में भी एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर DK सिंह जी का, जो है प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार सिंह जी। ये है प्रोफेसर ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, साथ ही साथ ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे पता है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जब हम कृषि संबंधी बात करने वाले हैं वहीं पर हम अपने पशुओं की भी बात आज करने वाले हैं। ये पहली बार हो रहा है इस कार्यक्रम में, लेकिन शुरुआत में ही सबसे पहले सर हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर DK सिंह है, धीरेन्द्र कुमार सिंह, और मैं यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरा डिपार्टमेंट है पशुधन उत्पादन प्रबंधन, और मैं पिछले यहाँ पर मैंने KVK में भी अपनी सेवाएं दी हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में मैं लगभग 12 साल के आसपास में किसानों के बीच में रहा हूँ, और पशुपालन मेरा विषय है। और स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो पोल्ट्री पर मेरा एक्सपोजर है, पोल्ट्री फार्मिंग या जिसे हम लोग कुक्कुट पालन कहते हैं। तो मेरी शिक्षा दीक्षा ये पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से हुई है। वहीं से मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन, वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और मेरा PhD वहीं से सब चीज़ें हैं। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है, और यहाँ पर वर्तमान में भी मैं अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर कार्यरत हूँ। एडिशनल चार्ज मेरे पास है। जी जी, एडिशनल चार्ज, बहुत अच्छा सर। दोनों ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन हाँ आप इस कार्य को बहुत बेहतरीन बखूबी संभाल रहे हैं सर। सर जैसा कि हमने जाना LPM के बारे में, यानी प्रोफेसर ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट आप हैं। सर इस LPM के बारे में, जो कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसके बारे में और आपका ये जो संस्थान है इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दीजिए। हाँ, देखिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये है कि पशुधन प्रबंधन उत्पादन, इसका हिंदीकरण है। हिंदी में अगर कहेंगे तो हम पशुधन उत्पादन प्रबंधन की बात करते हैं। तो मेनली लाइव स्टॉक में हमारी जितने भी पशु, जितने भी इस तरह के पक्षियाँ हैं जिनको इंसान अपने आर्थिक उद्देश्यों के लिए पालता है या उनका पालन पोषण करता है, उसमें जैसे गाय है, भैंस है, इसके अलावा भेड़ है, बकरी है, इधर खरगोश पालन का काम है। इसके अलावा इवन आपका जो पोल्ट्री फार्मिंग में अलग अलग तरह की पोल्ट्री की किस्में होती हैं, उसमें चिकन प्रोडक्शन है, उसमें आपका बटेर पालन है, उसमें मत्स्य पालन भी मत्स्य पालन तो इसमें नहीं आएगा, फिशरीज एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। अच्छा। बट वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेयरी के अंडर ही आता है। अच्छा, है ना। बट यहाँ पर हमारे यहाँ वो सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो पशुधन का मतलब सिंपली ये है कि इसमें इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी पशु होते हैं, जिनको किसान अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका पालन पोषण करता है, वो सभी पशु पक्षियाँ जो है वो इसमें पशुधन में आती हैं। हमारा विभाग क्या करता है कि उन सभी पशुधनों का, जितने भी लाइव स्टॉक हैं, जितनी भी लाइव स्टॉक स्पीसीज़ हैं, उन सब का उत्पादन कैसे किया जाए और उनका प्रबंधन के लिए क्या क्या विशेष ख्याल रखें हमारे किसान भाई, वो सारी चीज़ें इसमें एड्रेस की जाती हैं। जी जी सर, क्या इस संस्थान में कोई कोर्स भी चलते हैं? हाँ, तो हमारे विभाग के द्वारा, हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे मान लिया डेयरी फार्मिंग पे हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, उसमें गाय की डेयरी, उसमें भैंस की डेयरी के लिए अलग अलग उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन पे हम लोग साल भर में 3-4 ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम किसान भाइयों के लिए आयोजित करते हैं अपने यहाँ। इसी तरह से बकरी पालन पे हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। भेड़ पालन की थोड़ी डिमांड कम होती है इस तरफ, तो इसलिए भेड़ पे तो कोई इस तरह की ट्रेनिंग मेरे याद में अभी नहीं हुई है।
लेकिन जैसे जैसे किसानों की कुछ स्पेशलाइज्ड डिमांड आती हैं तो हम उनके बेसिस पे ये सब चीज़ें करते हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय में डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, प्रसार निदेशालय, इस प्रसार निदेशालय के अंतर्गत पूरा आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी और उधर लगभग 20 जिलों में इसके कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र पर एक पशुपालन वैज्ञानिक या एनिमल साइंटिस्ट जिसको कहते हैं वो वहाँ पर अपॉइंटेड होते हैं, और वो उस क्षेत्र के किसानों के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लिए वो अपना 6-7 दिन की ट्रेनिंग अपनी आयोजित करते हैं। डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में किस पशुधन की वहाँ पर पालन पोषण ज़्यादा होता है या लोग जिसको लाइक करते हैं। वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पर फार्मर्स मेनली गाय और भैंस की बात ज़्यादा करते हैं। आप अगर इधर जाएंगे, मान लिया बुलंदशहर साइड में उस तरफ, तो वहाँ पोल्ट्री प्रोडक्शन का काफ़ी स्कोप है। तो ऐसे करके अलग अलग अगर देखें तो पूरे साल में हम लोग अपने एक पूरे वर्ष में हमारी जो यूनिवर्सिटी है या हमारा डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन है या हमारा जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय है, इन तीनों के द्वारा मिलाकर लगभग 10 से 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग आयोजित करते हैं, और इनमें कम से कम 400-500 से ज़्यादा फार्मर्स हमारे लाभान्वित होते हैं। और बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में वो लोग अपना फिर अपना रोज़गार भी उसमें करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% लोग अपना रोज़गार करते हैं। पैसे की लिमिटेशंस होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका अपने पास पूंजी है तो वो अपनी पूंजी को लगा के कर सकते हैं। कुछ लोग हैं वो मान लिया अगर किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आसानी से लोन मिल गया तब वो उस काम को आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग है। अडॉप्शन रेट अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि जैसे पोल्ट्री का मुझे पता है तो पिछले लास्ट ईयर हम लोगों ने उनको 3-4 ट्रेनिंग हमने दिया था। उस 4 ट्रेनिंग में लगभग 120-25 के आसपास हमने जो देहात के और इवन सिटीज़ से भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मान लिया वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन है बट उसको कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा, तो वैसे लोग भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में फिर वो अपना पोल्ट्री प्रोडक्शन पे, कुक्कुट पालन पर अपना रोजगार करते हैं। तो अडॉप्शन रेट लगभग वही मैं समझता हूँ कि 12 से 15% के आसपास होता है। सर, अगर हमारे किसान भाई व्यवसाय के तौर पे पशुपालन को अपनाते हैं तो क्या क्या मुख्यतः चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं? देखिएगा, मेरा एक इसमें ये कहना है कि उत्पादन किसी भी चीज़ का बहुत आसान होता है। टेक्निकल जानकारी हम लोग यहाँ सब देते हैं, और पशुधन की अगर मैं बात करूं तो चूँकि मेरा विषय पशुधन है तो इसमें मेनली 4-5 चीज़ें मेन होती हैं। कोई भी पशु अगर आप पालते हैं तो उसकी नस्ल सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने अगर गाय या भैंस की डेयरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें उस तरह के एनिमल्स होने चाहिए जिनकी दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो, और वो कब होगी? जब उस पशु की नस्ल अच्छी हो। पहली चीज़ तो ये है कि उनको शुद्ध नस्ल के पशु पालने चाहिए। सेकेंडली दूसरा ये है कि उसका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। जो वैज्ञानिक रूप से जो उसकी पशु की आवश्यकता है, पोषण संबंधी आवश्यकता है, अगर वो पूरी नहीं होगी तब भी वो आपको अच्छा दूध नहीं देगा। अच्छा दूध का मतलब ज़्यादा दूध नहीं देगा। मान लिया कोई पशु है, उसकी मैं कहता हूँ कि साहिवाल नस्ल की गाय जो दुधारू नस्ल की कैटेगरी में आती है, श्रेणी में आती है, देसी गाय होती है। हाँ, दुधारू नस्ल की हमारी देसी नस्ल है ये। अगर उसको आप जो है अगर पालते हैं तो उसका मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल, पीक यील्ड अगर बात करते हैं 10-12 लीटर 15 लीटर तक अच्छे से जाता है वो। लेकिन ये है कि नस्ल अच्छी है, बट ये है कि आप उसका जो खान पान है, खान पान का मेरा मतलब है उसको हरा चारा भी मिलना चाहिए, उसको रातिब मिलना चाहिए, उसको खनिज लवण मिलने चाहिए, उसको ड्राई मैटर भूसा मिलना चाहिए। उसके शरीर की आवश्यकता है कि आपको प्रतिदिन उसको कम से कम जो है 3000-3200 किलो कैलोरी ऊर्जा उसको देनी है, और आप उसको मात्र जो है 2000 या 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आप उसका जो खान पान है, जो उसके पोषण संबंधी आवश्यकता है, उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तब फिर वो अच्छी नस्ल होने के बावजूद भी अपेक्षित दूध की मात्रा को उत्पादित नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये साइड बाय साइड चलती हैं। दुधारू नस्ल होनी चाहिए, पशु की नस्ल अच्छी हो, और साथ साथ में आपको क्या करना है कि उसका जो वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार या जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है न्यूट्रिशन की, वो उसको मिलना चाहिए। मैंने बहुत कुछ देखा है। बहुत सारे हमारे क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि हम लोग के कहीं फील्ड में जाते हैं किसी किसान के घर, वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे पूछा कि भाई ये कौन से नस्ल की गाय है, तो वो मतलब हमको एक ऐसा जवाब देते हैं जिससे हमें ये लगता है कि इनको पशुओं की नस्ल का आइडिया नहीं है, इनकी जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो गाय खड़ी है ये इसकी बछिया है।
यानी कि जो उन्होंने पशु पाला है हाँ। उसकी भी जानकारी सही उन्हें नहीं होती सही है। नहीं है उनको। तो हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आए दिन जो है अब आने वाले समय में और वर्तमान में भी हमारे किसान भाई काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। वो जगह जगह ट्रेनिंग्स में जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आजकल साइंटिफिक जो जानकारियाँ वो दी जाती हैं। इसके अलावा टीवी चैनल्स वगैरह हैं यूनिवर्सिटी से, जैसे आप जैसे लोग हैं, बहुत लोग ये सब प्रचारित करते हैं, चीज़ें बताते हैं। तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन अभी भी जो एक भूमिहीन किसान है या सीमांत किसान है या छोटा किसान है जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उन लोगों के घरों पर अभी भी जो पशुओं की नस्लें हैं वो वांछित नहीं है। और इसीलिए वो अगर मान लिया पशु की नस्ल अच्छी नहीं है, कितना ही बढ़िया उनको आप पोषण दीजिए, कितना ही बढ़िया हरा चारा दीजिए, सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी दूध का उत्पादन नहीं कर पाएगा। मैं एक और आपको तथ्य बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में हमारा देश जो है वो दूध के मामले में सर्वोपरि है। लगभग 230 मिलियन टन दूध का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। और ये मानिए कि लगभग ये पूरे विश्व में जितना दूध पैदा होता है उसका लगभग 16% के आसपास हम अकेले इस दूध को पैदा करते हैं। लेकिन दूसरा एक और इसका पहलू ये भी है कि दुधारू पशुओं की संख्या भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। एवरेज प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं कि एक ब्यांत में एक पशु से कितना दूध मिलना चाहिए, उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, आप फ्रांस ले लीजिए, इधर स्विट्ज़रलैंड वगैरह है, इजराइल है, और कई इस तरह के उधर के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इवन आपका यूएस है, ब्रिटेन है। तो वहाँ के जो किसान लोग हैं जो अपने घर पे पशु पालते हैं, उनका एक जानवर, एक गाय उनकी 305 दिन में, यानी कि एक ब्यांत में, वो लगभग जो है 4,500-5 हज़ार लीटर के आसपास दूध देती है। और यही 305 दिन में हमारे यहाँ का जो औसत ब्यांत का उत्पादन है एक जानवर का, वो लगभग 1300 लीटर के आसपास। ओहो। तो हम अभी जो प्रति पशु प्रति ब्यांत जो दूध का उत्पादन है उसमें काफ़ी पीछे हैं। पशुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा दूध तो हम पैदा कर रहे हैं, बट ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक पशु से आप 305 दिन में ज़्यादा दूध ले पाएं। इसके लिए 2-4 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। पशु की नस्ल, मैं अपने किसान भाइयों को कहता हूं कि भाई आप 3-3 लीटर दूध के 3 जानवर मत रखिए, आप 12 लीटर 10 लीटर दूध देने वाला एक जानवर रखिए। उन 3-3 लीटर दूध पे को जो जानवर दे रहे हैं आप उन पे खर्च करेंगे 300 रुपया। इधर अगर आप एक जो 10 लीटर दूध देने वाला जानवर है, अगर आप उसको पालते हैं तो उस पर 150 रुपये में आपका काम चल जाएगा। तो क्या है कि हमारे यहाँ किसान भाई अभी इस तरह की जो इकोनॉमिक्स है वो उस पर अभी उनका फोकस कम है। हमारा पड़ोसी राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा की जो इकोनॉमिक्स है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुधन पर आधारित है। वहाँ का किसान बहुत जागरूक है और वो पूरा बिजनेस माइंड सेट के साथ में अपने घर में पशुओं का पालन करता है। तो सर किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है? हमारे किसान भाई कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, इसमें उनको चाहिए, मैं 2-3 इसमें ब्रीड्स के नाम उनको बता देता हूँ। जैसे मान लिया अगर आपको यहाँ पर देसी नस्ल अगर पालनी है, जो दुधारू अच्छी नस्ल है, साहिवाल नस्ल वो ले लें। साहिवाल नस्ल का जो पशु है, एक थोड़ी सी समस्या हमारे यहाँ ये भी है कि ये सब जो है किसानों के घरों पर ना क्रॉस ब्रीडिंग काफ़ी हो गई है। जानकारी के अभाव में उन्होंने अपने पशुओं की नस्लों को ख़राब कर लिया है। मान लिया किसी किसान भाई के पास में कोई शुद्ध नस्ल की अगर साहिवाल गाय उसके पास में है, जब वो हीट में आती है तो उसको फिर वो गाभिन कराने जब ले जाते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ जो है एक कंसर्न होता है कि किसी तरह से ये गाभिन हो जाए, है ना। उनको इससे मतलब नहीं है कि इसके शरीर में जो बीज डाला जा रहा है वो साहिवाल नस्ल का है या किसी और नस्ल के सांड से। उसकी क्रॉस ब्रीडिंग से तो बहुत नुकसान हो जाता है। हाँ, तो क्रॉस ब्रीडिंग से कई बार क्या होता है कि उसमें वही है कि हमारा जो विशुद्ध नस्ल है वो ख़राब हो जाती है। तो हालांकि क्रॉस ब्रीडिंग के पूरी तरह से नुकसान भी नहीं कहेंगे, चूँकि क्रॉस ब्रीडिंग से फ़ायदे भी होते हैं, उससे फिर आने वाले समय में दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जिससे आप क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं उस सांड की जो है जो मिल्क पोटेंशियल है वो कितनी है, क्या है। तो मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में ना बता के यही अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा और इस मंच के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि साहिवाल नस्ल का बीज राज्य सरकार का जो पशुपालन विभाग है
वो सब जगह सारे जो भी ये ब्लॉक होते हैं, जो वेटनरी अस्पताल हैं, डंगरों के अस्पताल होते हैं, वहाँ पर वो उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपका पशु, आपकी गाय अगर साहिवाल नस्ल की है तो आप जाइए, कोशिश करिए कि वहाँ पर कहो उससे कि भाई साहिवाल का ही बीज इसमें डालना। साहिवाल के अलावा एचएफ एक है नस्ल होती है, उसका नाम है हॉलिस्टन फ्रीजियन, ज़्यादातर देखने को मिलती है, काफ़ी हैवी भारी भरकम नस्ल है वो, बट उसका दूध थोड़ा पतला होता है। एक बात और है, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में दूध की कीमत और उसकी पसंद या नापसंद ये दूध के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, थिकनेस पे, है ना। अगर दूध के अंदर एसएनएफ की मात्रा ज़्यादा है और फैट की मात्रा ज़्यादा है, जाहिर सी बात है वो दूध मोटा होगा, गाढ़ा होगा, है ना। उसके अंदर मलाई भी जमेगी। घर में महिलाएं हैं सब, अगर वो दूध उबाल के भगोने में रखती है, मलाई अगर छीन मोटी नहीं बनती है तो वो फिर कहती हैं दूधिये को कि भाई तुम पानी मिला के देने लगे। रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट किया जाता है उसको। एक ये जनरल फिनोमिना है हमारी सोसाइटी। क्या ये सही है सर? तो उसमें क्या होता है कि दूध का कंपोजिशन आप समझिए, इसमें दो तीन चीज़ें मेन हैं। एक होता है फैट, एक होता है आपका एसएनएफ, सॉलिड नॉट फैट, और एक तीसरा आइटम होता है उसे कहते हैं मॉइस्चर या पानी, वाटर कह सकते हो। तीन चीज़ें मेन होती हैं। तो पानी हो गया, उसके अलावा फैट है। फैट का परसेंट मान लिया कोई, जितनी जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उन सब में फैट लगभग 6-6.5-7% के आसपास होती है। जो विदेशी नस्लें हैं उनका दूध पतला इसलिए होता है कि चूँकि फैट कम होगी, एसएनएफ भी कम होगा। दूध पतले का मतलब ये है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है। जो किसान भाई तमाम हमारे वहाँ पर डेयरी पे अपना दूध बेचते हैं ले जाके, वो लैक्टोमीटर डाल के उसमें रीडिंग देखता है कि भाई ये 66-67, दैट मीन्स के उसके अंदर उतना एसएनएफ है। तो एसएनएफ में जो है क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन है, उसमें मिनरल्स हैं और उसके अंदर विटामिन हैं, है ना। तो जो टोटल सॉलिड्स होते हैं दूध के अंदर, उसको मेनली जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है, फैट और दूसरा एसएनएफ। एसएनएफ का मतलब हो गया कि फैट के अलावा जितने भी सॉलिड्स हैं दूध के अंदर वो सारे के सारे एसएनएफ में आएंगे। और वो ज़रूरी भी है। और वो ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है कि चूँकि उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। जितने भी ग्रोइंग स्टेज के बच्चे होते हैं उनको चाहिए, वृद्ध हों चाहे, हर किसी के लिए दूध जो है वो एक तरह से कंप्लीट फूड का काम करता है। मिनरल्स हैं बहुत सारे, जितने भी विटामिन हैं वो सब उसमें होते हैं। तो सर एसएनएफ वाला जो दूध होता है क्या वो गाढ़ा नहीं होता? एसएनएफ का परसेंट जितना बढ़ेगा उतना दूध गाढ़ा होगा। अच्छा। हाँ, और एसएनएफ का परसेंट जितना कम रहेगा उतना जो है दूध पतला होगा। अच्छा। प्राकृतिक रूप से दो चीज़ें मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि किसी पशु का दूध उत्पादन जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर फैट की मात्रा उतनी कम होती है। जैसे जिस पशु का दूध उत्पादन क्षमता कम होती है उसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, और दूसरा है फैट परसेंट। ये दोनों ट्रेड्स जो हैं निगेटिवली, जेनेटिकली निगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं। अगर आप ये चाहें कि भाई मैं, ये मेरा पशु है, इसकी मैं फैट परसेंटेज बढ़ा दूं, तो एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। बिनोला की खल खिलाओगे, बिनोला खिलाओगे, थोड़ा बहुत अपडेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे खूब एक्स्ट्रा फीडिंग करा दें, चूँकि उसकी पोटेंशियल ही नहीं है। बिल्कुल, है ना। तो इस तरह का चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि नस्ल के साथ साथ में दूसरी बात आती है आपका जो उसका खान पान है, चारा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जितने भी मौसमी हरे चारे होते हैं, सीजनल ग्रीन फॉडर जिनको हम कहते हैं, वो सब अपना उनको दें, वो है ना। सर्दी का मौसम, रबी सीजन में चारे की कोई कमी नहीं होती है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स बहुत सारी हैं, उसके अंदर आप जैसे बरसीम, बहुत सारा लोग, मैं समझता हूँ 90% से ज़्यादा ग्रीन फॉडर रबी के सीज़न में बरसीम से पूरा होता है। उसमें प्रोटीन होती है अच्छी खासी। बरसीम के अलावा आप उसमें जो है जई वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में आता है। इसी तरह से आप उसमें ग्वार ले सकते हैं, गंवार को लोग खिलाते हैं तमाम, और भी इस तरह के तमाम हैं हरे चारे जितने भी हैं। खरीफ के सीज़न के चारे हैं, जायद के सीज़न के चारे हैं। तो जो भी चारा है वो सब अपना ग्रीन फॉडर उसको खिलाएं। और बरसीम वगैरह जब रबी के सीज़न में खिलाते हैं तो उसमें मतलब कम्प्लीटली हरा चारा ना दें, साथ में सूखा चारा देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि एक ये मानिए कि ड्राई मैटर एक पोषक तत्व होता है जिसे हम शुष्क आहार कहते हैं।
तो ड्राई मैटर की भी अपनी एक रिकमेंडेशन है, BIS की रिकमेंडेशन होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक। भारतीय पोषण मानक होते हैं एनिमल्स के लिए, एक पूरा एक एजेंसी है, वो डिसाइड करती है। तो उसके बेसिस पे जो इसका रिकमेंडेशन है वो लगभग ये समझिए कि 100 किलो शरीर भार पर लगभग 2 से 2.5 किलो उसको मिलना चाहिए। अगर 3 यानी कि अगर मान लिया आपका 300 350 किलो वजन का कोई पशु है तो लगभग 6-7 किलो ड्राई मैटर उसको पर डे मिलना चाहिए। ड्राई मैटर अलग अलग उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। गेहूं का भूसा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, तो गेहूं के भूसे से वो ड्राई मैटर ले सकते हैं। 90% ड्राई मैटर होता है उसमें। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, सभी किसान लोग करते हैं। मेन चीज़ आती है रातिब की। अगर रातिब एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, चूँकि रातिब के अंदर जो है ये न्यूट्रिशन का सोर्स माना गया है। उसमें खली भी होनी चाहिए जिससे उसको आपके पशु को फैट मिलेगी। मैं एक बात और यहाँ अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों, इसमें हमारा जो पशु होता है वो बेचारा बेजुबान जानवर है। वो अपनी समस्या, अपना दुख, अपनी पीड़ा आपसे वो कह नहीं पाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका दर्द क्या है। जितने भी पोषक तत्वों की, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता आपके खुद के शरीर को है, उन्हीं सारी पोषक तत्वों की आवश्यकता वो जो है आपके पशु को। बिल्कुल सही बात है। देखना आपको है। अब आप मान लिया उसको अच्छा खान पान नहीं खिलाएंगे और फिर खाली पानी और भूसा या उसमें चोकर मिला के भूसा, उसमें हल्का नमक डाल के खिला दिया और पानी पिला दिया, और फिर शाम को बाल्टी लेके अगर आप बैठ जाएं कि भाई ये दूध से हमारी बाल्टी भर दे, तो ये संभव नहीं। उसके शरीर में कोई अलादीन का चिराग नहीं रखा हुआ है कि आप पानी पिलाते रहिए वो दूध बना के आपको देगा। नहीं, आप जो भी उसको पोषक तत्व विभिन्न खाद्य पदार्थों के माध्यम से आप देते हैं उसको, उसी को प्रोसेस करने के बाद वो आपको दूध के रूप में वापस करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनरल फिनोमिना है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने हर गोष्ठी कार्यक्रम में, कई बार मुझे किसानों के बीच में जाने का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई प्रबंधन एक बहुत बड़ी चीज़ है। पशुओं को मैं देखता हूँ कि लोग बाग बीमारी आती तुरंत एकदम से जो है दवाई ये वो, मैं कहता हूँ कि भाई एक कोट है, उसको कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बचाव बेहतर है। आपको इंतजार नहीं करना है कि भाई हमारे पशु को कोई बीमारी लगे और उसके बाद हम उसका इलाज करें। आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पशु में किसी तरह की कोई बीमारी ना आने पाए, कोई कमी ना ही हो पाए, कोई कमी ना हो। उसके खान पान का ख्याल रखिए, उसके सैनिटेशन का, उसके हाइजीन कंडीशन का। जहाँ पर आप उसको बांधते हैं वो जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बीच बीच में उसकी सफाई करो, है ना। इसके अलावा मक्खी मच्छर क्या क्या सब टिक्स वगैरह, किलनी वगैरह बहुत हो जाती है आजकल। तो किसानों का थोड़ा सा एक, मैं वेस्टर्न यूपी का एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि वो हाथ पांव हिलाने नहीं चाहते हैं। उनका रहता है कि ये कोई प्रॉब्लम आ गई है कि इसको तुरंत जो है बस इनको डॉक्टर साहब को गोली बता दो और या इंजेक्शन बता दो, हम लगाएं, उसके बाद फिर फुर्सत हो जाए। भाई कैसे ये सब चीज़ें हो जाएंगी? अगर उसके शरीर पे चिचड़ियाँ लगी हैं, इसका मतलब ये है कि आपका मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैनेजमेंटल अप्रोच आपकी वो एक तरह से इम्प्रॉपर है या सब स्टैंडर्ड है एक तरह से। तो इसलिए आपको क्या करना है कि भाई वो सब चीज़ें ध्यान रखना, बीमारियों से बचाव रखना है। दूसरा ये है कि मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है। उत्पादन आपने किसी चीज़ का कर लिया, मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं कि जिसका MSP अभी डिसाइडेड नहीं है। अब दूध को देख लीजिए आप, मुझे लगता है कि दूध एक ऐसा पदार्थ है, दूध हो गया या इसके अलावा अंडा वगैरह है, मेनली जो एनिमल बाई प्रोडक्ट्स हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो MSP है उन कमोडिटीज़ का, वो गवर्नमेंट कभी डिसाइड नहीं करती। दूध के रेट है रीजन टू रीजन वेरी करेंगे। आप यहाँ पर पता लगा शहर के नज़दीक के जो गांव होंगे वहाँ पर दूध का रेट ज़्यादा होता है, वो लोग अपने उधर से अपना पैदा करते हैं, शहर में रहने वाले लोगों को बेचते हैं। वही पता लगा जो शहर के दूर के लोग होते हैं वहाँ पर जो है गाय भैंस का दूध आज भी 55 रुपये 50 रुपये लीटर बिकता है, शहर में 70-75 रुपये लीटर बिक रहा है भैंस का दूध। तो ये थोड़ा सा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी चीज़ है। आप इसके अलग अलग प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो। मैं देखता हूँ कि कुछ युवा किसान लोग आगे आ रहे हैं आजकल और वो मिल्क प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, है ना। उसके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। कच्चा दूध बेचने के बजाय वो लोग उसका पनीर बनाते हैं, उसका दही बनाते हैं, घी बनाते हैं और भी इस तरह का खोया बनाते हैं,
है ना। तो ये कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनको एक मतलब घर के स्तर पे भी कहीं पे आप कर सकते हो, और इसमें बहुत बड़ा कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, खर्चा भी नहीं होता है। तो शहर में उसको आप सप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको क्वालिटी उसकी मेंटेन करनी पड़े। ऐसा ना हो कि पता लगा क्वालिटी अगर डिटेरियोरेट हो गया तो फिर वो चीज़ें नहीं बनती हैं उसमें। तो मेरा यही कहना है कि भाई इसमें मिल्क प्रोसेसिंग की तरफ आप जा सकते हो, और अच्छी नस्ल का पशु पालिए। अच्छी नस्ल में अब एक समस्या मैडम ये किसानों के बीच में आती है, वो कहते हैं कि सर आपने नस्ल तो बता दी लेकिन ये मिलेंगी कहाँ। ये एक बड़ा सवाल होता है उनका। और इसमें ये क्या महंगी भी होती है सर? महंगी भी नस्ल होती है? हाँ, महंगी क्या थोड़ा सा रहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे सरकारी संस्थान है, अगर किसी भी किसान भाई को 100% शुद्ध नस्ल का अगर पशु चाहिए तो उनको जो है, जो सरकारी संस्थान है, केंद्रीय सरकार के संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ पर उनको अप्रोच करनी पड़ेगी। NDRI का नाम हमारे किसान भाइयों ने बहुत ने सुना होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर भी आपको ये सब साहिवाल वगैरह और अच्छे नस्ल के पशु मिलेंगे। इसके अलावा IVRI है, कृषि विश्वविद्यालय कई सारे हैं, पंतनगर है, और भी इस तरह के लोग हैं। NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो वहाँ से भी वो सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा उनका अलग होता है कि वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पैसा लेके आपने कैश लिया और ले आके बोले जी मेरे को ये गाय दे दो। तो उनका तरीका ये है कि वो थोड़ा सा नीलामी वगैरह ऑक्शन के थ्रू अपने एनिमल्स को निकालते हैं। एक लेटर वेटर लिख के वहाँ पर उनके डायरेक्टर को दिया जाए। किसान भाई जो हमारे लिख सकते हैं कि भाई इस तरह से हमको इस नस्ल का पशु चाहिए, क्या कीमत होगी, कब आना है, क्या तरीका है भुगतान का, वो सारी बातें आप बताएंगे उनको, तो वो रिप्लाई वहाँ से देते हैं। तो देखिएगा, मैं समझता हूँ कि हर काम में कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जो जुझारू किस्म के किसान होते हैं, जिनके अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट होती है, कमिटेड लोग होते हैं, वो रास्ता बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहाने तो बहुत हैं, एक्सक्यूजेस बहुत हैं कि साहब मैं तो लो बताओ जी ये पैसा लेके गया, मुझे मना कर दिया, नहीं मिलेगी। आप वेट कर सकते हैं, अगर भाई जो उनका तरीका है उसके हिसाब से आप चलिए। जी सर, अगला सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को कौन कौन सी योजनाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई गई हैं? जी, पिछले कुछ दिन से मैं समझता हूँ कई साल से जो है यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश पशुपालन नीति या डेयरी जो नीति है वो यहाँ पर लागू है। उसमें एक है बड़ी डेयरी का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा एक मंझली डेयरी का और एक मिनी डेयरी का प्रोजेक्ट है। 50 से 100 गायों के या भैंस के बीच की डेयरी है वो बड़ी डेयरी में आती है। इसी तरह से 50 से 25 के बीच का वो मंझली में, और 25 से कम वाली यानी 10 से 10-12 गाय के आसपास का। तो ये कुछ नीति इस तरह की हैं, और ये इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। तो हमारे जो किसान भाई हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई हम डेयरी पे या पशुपालन पे, डेयरी हो सकता है, इसके अलावा बकरी पालन का काम हो सकता है, पोल्ट्री के केस में भी कुक्कुट उत्तर प्रदेश कुक्कुट नीति लागू है, तो उसमें भी आपको लोन मिलेगा, बशर्ते थोड़ा सा आपको जो उनके पोर्टल वगैरह हैं, ऑनलाइन पोर्टल, उसको देखना पड़ेगा। विकास भवन आप जाइए, वहाँ पर विकास भवन, हर जिले में एक विकास भवन होता है। बिल्कुल। वहाँ पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपॉइंटेड होते हैं, और वो जिला स्तर के अधिकारी हैं। उनके ऑफिस में जाके वहाँ से उनसे बात की जाए, और उसके बाद में वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म भरना पड़ता है, क्या क्या और उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ेंगे। और उसके बाद में फिर जो सर्टिफिकेशन वगैरह चाहते हैं, मान लिया वेटनरी ऑफिसर का सर्टिफिकेशन होगा, उनका कुछ रिपोर्ट लगेगी, तो वो सारे काम कराने के बाद में आप उसको सबमिट कर दीजिए। और आप अगर उस योजना के, उस स्कीम के पात्र हैं, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये डेयरी पर भी नीति बनी हुई है, यहाँ पर ये सब चल रहा है। कुक्कुट नीति ऑलरेडी है, बकरी पालन पे काम है। नाबार्ड एक संस्था है, बहुत सारे किसान नाबार्ड के बारे में जानते हैं, तो नाबार्ड में भी वहाँ पर छूट का प्रावधान है, सब्सिडी मिलती है। आप पशुपालन से संबंधित, पशुधन से संबंधित कोई भी अगर आप रोज़गार करते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी का प्रावधान है। और उसमें अगर OBC या SC अगर कैटेगरी का लाभार्थी है तो उसको 33% की छूट का प्रावधान दिया हुआ है। इसके अलावा महिला उद्यमी हैं तो उनको भी 33% का छूट का लाभ है। जनरल कैटेगरी का कोई अगर गरीब उद्यमी है तो उनको उसमें शायद 25% की छूट का प्रावधान है।
तो ये कुछ इस तरह की इसमें चीज़ें हैं जो भी जिला स्तर पर एक इनके डीडीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, नाबार्ड है ना, उनसे संपर्क कर सकते हो। ट्रेनिंग इसमें एक ज़रूरी होती है कि भाई आपको अगर कोई काम करना है तो आप ट्रेनिंग शुदा होने चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो लोन पास नहीं होता है। बिल्कुल, है ना। इसके अलावा एलडीएम बैंक है और जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत सरकार में इस समय पर लगभग मेरे ख्याल से करीब 20 के आसपास 20-21 राष्ट्रीयकृत, जिसको नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं हम लोग, यहाँ पर वो इस समय संचालित हैं। और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि आप भाई छोटे किसानों को, भूमिहीन कृषकों को, हैं जो भी इस तरह के पात्र हैं, उनको आप पशुपालन पे, बकरी पालन के लिए, भैंस पालन के लिए, गाय पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, खरगोश पालन के लिए, मछली पालन के लिए, इन सब के लिए आप उनको लोन दीजिए। तो प्रॉपर्टी वगैरह कुछ मॉर्गेज करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उन हमारे किसान भाई की माली हालत कैसी है, उनके पास कितनी संपत्ति क्या है। तो कुछ अलग अलग इसमें हैं प्रोविज़न। एमएसएमई का हम लोग जानते ही हैं, उसमें भी है कुछ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की इस तरह की भी चल रही हैं कि पशुओं पर आधारित कोई अगर आप व्यापार करते हैं तो शायद पहले 3 साल तक जो है उनको ब्याज से छूट मिल जाती है। तो सर, पशुपालन में मुख्यतः तौर पे देखा जाए तो सभी बातों की बुनियाद है सिर्फ और सिर्फ पोषण आहार। हाँ जी, पोषक तत्वों से भरा हुआ आहार। अब वो मनुष्य यानी इंसानों के लिए भी बहुत जरूरी है और हमारे जितने भी पशु हैं उनके लिए भी जरूरी है जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भी इस तरह के फर्टिलाइजर या इस तरह के उत्पाद दिए जाते हैं हमारे किसान भाइयों को, में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। हमारी खाद, हमारी मिट्टी अगर उर्वरक क्षमता उसकी अच्छी बनी रहेगी और मृदा हमारी अच्छी होगी, पोषक तत्वों से भरपूर होगी, तभी हमारे जो खेत खलिहाने वो अच्छे होंगे और हमारे पशु भी अच्छे होंगे। इस पर सर आपका क्या कहना है, किस तरह के उत्पाद इस्तेमाल करने चाहिए? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मृदा स्वस्थ नहीं होगी, जाहिर सी बात है जो पशु को हम चारा खिलाते हैं वो भी स्वस्थ नहीं होगा। और जब वो स्वस्थ नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पशु के शरीर में दुनिया भर के पोषक तत्वों की, कई पोषक तत्वों की कमी होगी और वो तरह तरह की बीमारियों का, तरह तरह की परेशानियों का शिकार हो जाएगा। एक बड़ा आज की तारीख में मैं अपने किसान भाइयों को एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 82% जो पशु हैं हमारे, वो बांझपन की समस्या से ग्रसित है। बांझपन का मतलब सिंपली यही है कि भाई पशु या तो हीट में नहीं आ रहा है, अगर हीट में आ गया तो फिर वो कंसीव नहीं करती है, जो गाय भैंस से गर्भधारण नहीं करती है, और गर्भधारण भी अगर हो गया उसका तो 2-3-4 महीने बाद उसका जो है गर्भपात हो जाता है। ये 3-4 ऐसे समस्याएं मिला के इसको एक तरह से बांझपन के ब्रॉड टर्म में इसको इसका रीजन पोषक तत्वों की कमी ही तो रहता इसका जो मेन जो इसका रीजन आया है, जो कारण है इसका, वो यही है कि उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, विशेषकर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। जैसे मान लिया आपका निकेल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है ना, और इसके अलावा मैग्नीज है, जिंक है। तो ये तमाम तरह के ऐसे पोषक तत्व हैं कि इनकी शरीर में अगर लंबे समय तक कमी रहती है तो पशु धीरे धीरे बांझपन की तरफ बढ़ने लगता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र में इन पोषक तत्वों का बहुत बड़ा रोल है। अब बात क्या हो रहा है कि इस समय पे मैं देखता हूँ कि हमारे किसान भाइयों का मेन फोकस जो है वो यूरिया, डाया और क्या क्या इन सब पे रहता है। जो पोषक तत्व हैं, मिट्टी उनकी ऑलमोस्ट जो है वो ख़राब हो चुकी है, इसीलिए सरकार भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड और क्या क्या वो सब उस पर फोकस है आजकल। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी, आपके पोषक तत्व अगर आप उसमें अच्छा मिलाएंगे, जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत आपके प्लांट को है, आपके पौधों को है, आपके चारे को है, जब उसमें वो चीज़ें की पूर्ति होगी, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं चारे को जब आपका पशु खाएगा तो जाहिर सी बात वो पोषक तत्व उसके शरीर में जाएंगे और उसको फर्दर वो समस्याएं नहीं होने पाएंगी। तो इसलिए जो है ये सब अब क्या, जैसे खनिज लवण का पैकेट वगैरह सब कंपनियां बना के बेच रही हैं। अब से अगर हम जो है 30, 40, 50 साल पुरानी अगर जो हमारे से पहली पीढ़ी के लोग हैं, कभी उन्होंने आज तक जो है ये सब खनिज लवण वगैरह जानते नहीं थे क्या होता है। वो सब अपने खेतों में जो उर्वरा शक्ति थी उसको बनाए रखते थे और उसमें किसी तरह के हानिकारक जो रसायन होते उनका इस्तेमाल नहीं करते थे।
अब ये हो रहा है कि भाई आदमी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ रहा और पता लगा एक साल में 3-3 4-4 फसलें लेता है। केवल न्यूट्रिशन उसमें क्या नाम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यही सब चीज़ें डालते हैं। बाकी खनिज जो और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका लगातार जो है वो अभाव हो रहा है हमारे ज़मीन में, और जिसके वजह से पोषक तत्वों की कमी चारे में बढ़ती आती है, जा उसी रही है। चारे से फिर वो पशु के शरीर में जाती है। तो सही उत्पाद का इस्तेमाल हाँ। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब मुझे तो जैसे जो भी कंपनी आप बता रही हैं, मान लिया यारा फर्टिलाइजर हाँ? इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, यारा फर्टिलाइज़र का तो मैंने सुना है, पहले भी मैं 1-2 किसी प्रोग्राम में गया तो इनके अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो यारा फर्टिलाइज़र वाले कुछ कंपनीज़ हैं इस तरह की जो आज भी जो है वो एक सामाजिक हित में काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि यारा कंपनी के लोग जो हैं, ये यारा जो भी ये कंपनी है, इनके ऑनर वगैरह, इनकी सोच थोड़ा अलग है। बिल्कुल। 4 पैसा कमाना एक अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, बट एक साथ साथ में इकोसिस्टम भी हमारा बैलेंस रहे, हमारे जो किसान लोग हैं उन पर भी कोई किसी तरह का अतिरिक्त भार ना पड़े, साथ साथ में जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, वो स्वस्थ रहे। और हमारे किसान भाई अगर मान लिया उचित समझते हैं तो इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उनको रिजल्ट मिलेंगे, आगे उसको बढ़ाएं फिर। और समय समय पर ये कंपनी जागरूकता कार्यक्रम हमारे किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनाइज करती रहती जी, है। जी सर, आज आपने हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन जानकारियां साझा की हैं। आप हैं प्रोफेसर DK सिंह जी, जो हैं प्रोफेसर ऑफ LPM सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ से। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी, और पशुपालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे किसान भाइयों के व्यवसाय के लिए, मुनाफे के लिए। ये बहुत डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन इस पर बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू। तो अगले कार्यक्रम में फिर एक विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।